आज के हमारे जो मेहमान हैं वो आपके सामने मौजूद है बॉम्बे हाई कोर्ट के लॉयर एडवोकेट अब्दुल करीम पठान साहब। मैं इनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करूं कि ये इनका ताल्लुक उस्मानाबाद महाराष्ट्र से है और पिछले 2008 से ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट हर जगह पर ये अपने खिदमात अंजाम देते हैं। बहुत सारी PIL, बेल, ABA और ट्रायल को ये लड़ चुके हैं और अजान का जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने अपीयर किया है। और जो हेट स्पीच है या जो विक्टिम्स है, खासतौर से जयपुर मुंबई ट्रेन ट्रिपल मर्डर केस जो CRPF कांस्टेबल का जो मामला आप जानते हैं, वो उसके लिए भी इन्होंने डिफेंड किया। और साथ ही साथ APCR एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, APCR जमात इस्लामी की एक लीगल विंग है, उसके बॉम्बे के सदर है, ह्यूमन राइट लॉयर है और मिल्लत का दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं और बहुत ही जबान पर और बयान पर और मैं कहूँगा कि लैंग्वेज पर और लीगल पर इनको जो है उबूर हासिल है और माशाल्लाह वो मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं। हमारी एक आवाज़ पर वो यहाँ पर आए हैं और आपके सामने आज जो है खिताब करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक हमने रखा है लॉ प्रैक्टिस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। जब आप में से बहुत से लोग पढ़ रहे हैं या आप लोगों में से बहुत से लोग लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरह से उनके सॉल्यूशन हमारे सामने इंशाल्लाह वो रखेंगे। तो मैं वक्त ज़्यादा ना लेते हुए गुजारिश करूंगा मेहमान से और आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत ही अहम टॉपिक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और उनकी स्पीच के बाद आप जो है सवालात खुला सेशन रहेगा, सवालात भी कर सकते हैं। वो अपने तजुर्बात की रोशनी में और अपने कानूनी इल्म की रोशनी में इंशाल्लाह वो भरपूर तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। तो मैं बिला ताख़िर गुजारिश करूंगा एडवोकेट अब्दुल करीम पठान साहब से कि वो आज के मौजू पर इजहार ख्याल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अब्दुल वाहिद भाई ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली। आपकी तरह मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। इनफैक्ट अगर मैं फेमस लॉयर फली नरीमन की ज़बान में कह दूँ तो असल में उनका कहना ये था कि व्हेन यू बिकम एन एडवोकेट यू एक्चुअली बिकम अ लॉ स्टूडेंट। सो आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट लाइक यू। मेरी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इनोसेंस नेटवर्क का, अब्दुल वाहिद भाई और उनकी सारी टीम कि उन्होंने जिन शख्सियत के याद में ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया एंड आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका मैं हिस्सा बन रहा हूँ। जनाब गुलजार आजमी साहब, इनके बारे में एक दो बातें मैं भी बताना चाहूँगा। जो उनकी लाइफ रही 2006 के बाद और मुसलसल जो उन्होंने अपना पूरा जिंदगी को झोंक दिया, जिसमें उन्होंने मोर देन 500 अंडर ट्रायल्स और कन्विक्टेड जो बेकसूर और बेगुनाह थे उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। उनमें से तकरीबन 75 जो डेथ पनिशमेंट जिनको मिली थी और अराउंड 125 ऐसे कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं जिन्हें लाइफ सेंटेंस मिला है और उनके अलावा कई लोग बाइज्जत बरी भी हुए। तो ऐसे गुलजार आजमी साहब ये हमारी कौम के लिए एक देन थे। इनफैक्ट अल्लामा इकबाल के अशार में कहूँ तो हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है ऐसा दीदावर पैदा। तो ये वो शख्सियत हैं जो इन्होंने ये सिलसिला रखा जो पिछले तकरीबन 2006 से मासूम और बेकसूर ऐसे लोगों को उन्होंने जो लीगल एड मुहैया कराई और उनके गुजर जाने के बाद वो जो सिलसिला आगे रखने का जो मंशा इनोसेंस नेटवर्क ने दिखाया, तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जिसे हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहेंगे आगे हमारी कई जनरेशन तक चलता रहेगा। दोस्तों, मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ और जो आज का उन्वान है लॉ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते हुए जो चैलेंजेस हमको फेस करने होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी जिन्हें मैं या आप में से कई लोगों ने इसे फेस किया होगा और कोशिश की होगी कि इसे ओवरकम किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं बीइंग एन एडवोकेट क्या होता है। हम एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिए, 3 साल 5 इयर्स का कोर्स कर लिए और एक चैम्बर ज्वाइन कर लिए LLB होने के बाद में और उसे अपना एक रोजी का जरिया बना लिया। इतना लिमिटेड नहीं है ये एडवोकेसी। बीइंग एडवोकेट ये इतना थ्रिलिंग और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रोफेशन है, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई और प्रोफेशन है जो आपका सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो दोस्तों, हम जब लॉयर बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी फैमिली के हद तक नहीं रहती है, ये एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपके अंदर वो वॉइस पैदा करती है जो ऐसे वॉइसलेस लोग हैं जिनकी आप वॉइस बन सकते हैं। अच्छा, अगर आप कंपेयर करेंगे ये जो एडवोकेसी हमारी जो वकालत है, ये वाहिद एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में हर
और प्रोफेशन से लोग आ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई डॉक्टर था, लॉयर बन गया, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर बन गया, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई नौकरी पेशा है। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई डॉक्टर है जो इंजीनियर बन गया, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर बन गया। लेकिन हमारा ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन क्यों है, और उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसे हमें समझना कितना जरूरी है। हर कंट्री में एक सिस्टम होता है जिसके तहत एक रूल्स होते हैं, जिसके तहत वहां का निजाम चलता है, और जो रूल्स होते हैं वो वहां के सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए होते हैं। और दोस्तों, बीइंग लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, हम वो सिस्टम और जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनके बीच के हम कड़ी हैं। इसलिए मैं रिपीटेडली बोलता हूं कि ये सिर्फ हमारी रोजी का जरिया नहीं है, ये हमारे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट कई बार ऐसा महसूस होता है जब हम कोर्ट में केसेस हैंडल करते हैं, जहां पे एक ऑपरेसर होता है, एक ऑपरेस्ड होता है, एक मजलूम है और एक जालिम है। तो जब हम मजलूम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के बाद जो आप महसूस करोगे, जो एक एड्रेनलिन पुश होता है आपके बदन में, इट्स फ्रॉम गॉड। तो ये एडवोकेसी का वो जो पहलू है, हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लॉ प्रैक्टिस को आज सिर्फ और सिर्फ एक रोजी का जरिया बनाया गया है। तो दोस्तों, हमें समझना जरूरी है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो पैशन होना चाहिए, जो एम्पैथी होना चाहिए, वो एम्पैथी हमारे अंदर रहे, खास करके उन लोगों के लिए जो मजलूम हैं। तो साथ ही साथ जब आप इसको रोजी का जरिया बना रहे हैं, तो आप इसको दुआ हासिल करने का भी जरिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का जो अगला पार्ट है, जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं, और साथ ही साथ उन चैलेंजेस के साथ मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। मैं समझता हूं यहां पर आई होप सब फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होंगे, और जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो फेस करता है, तो शायद ही वो लॉयर फेस करता होगा जिनके घर में ऑलरेडी लॉयर्स हैं या जजेस हैं। तो फर्स्ट चैलेंज हमारे जहन में एक जो रहता है कि हमने एलएलबी तो कर लिया है, और जब हम कोर्ट में आते हैं, जब आने के बाद देखते हैं कि ये यहाँ तो कुछ और चल रहा है, जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है वो सब कुछ नहीं है, उसका पार्ट कुछ और है, वहां तो सिर्फ थ्योरी था। तो पहला चैलेंज मैं ये समझता हूं, और मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, कि हमारा माइंडसेट, ये खुद हम में एक चैलेंज है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा माइंडसेट अगर स्टेरियोटाइप रहेगा कि जैसे और कहते हैं कि वकालत में आने के बाद में आपको कई साल गुजर जाएंगे, उसके बाद आपका काम चलने लगेगा, तो ये जो सबसे पहला माइंडसेट है, और उसमें कई साल हम बर्बाद कर देते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स में अक्सर ये, एक्सेप्ट फ्यू। मैं इनफैक्ट एक मिसाल दूंगा। व्हेन आई वाज जूनियर, मुझे मौका मिला एक मर्डर केस में, फाइनल हियरिंग चल रही थी डिफेंस काउंसिल से, एंड आई वाज देयर इन दैट कोर्ट। तो एक सीनियर एडवोकेट थे, तो अभी मरहूम है, उनका नाम आदिक शिरोडकर। वो बड़े ह्यूमरस किस्म के सीनियर काउंसिल थे। जब लंबी आर्ग्यूमेंट चली तो वो मजाकिया तौर पे जज के साथ गुफ्तगू करने लगे। तो उन्होंने बताया लॉयर के लाइफ में 3 स्टेजेस है। अब इसे ह्यूमरस तरीके से उन्होंने बताया था, जिसमें फर्स्ट स्टेज है, फॉर फर्स्ट 10 years you have to work like a donkey, you will not get money. In the next stage, second stage, you will have to work like a donkey and you will get money also. और उसके बाद जो अगले जो 10 साल थर्ड स्टेज आता है, फिर आप whether you work or not, you will get money. So भले ही उन्होंने ये ह्यूमरस तरीके से बताया था, लेकिन बीइंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर, हमें जो चैलेंजेस फेस करना होता है, जिसमें सबसे पहले बात है फाइंडिंग अ राइट चेंबर और राइट सीनियर, जहां पर आपको सही गाइडेंस मिले, आप जहां पे प्रोसीजर सीख पाओ। और अफसोस की बात यह है, ये मैं इस डाय से कहूंगा, अगर आप देखोगे जो नामचीन और सीनियर मोस्ट लॉयर्स हैं, उनके चेंबर में या तो जजेस के बच्चे रहेंगे या कोई और लॉयर्स के बच्चे रहेंगे। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसका सबसे बड़ा यही चैलेंज है, ही एक्सपेक्ट्स कि मैं किसी बड़े चेंबर में बड़े सीनियर के साथ काम करूं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो मौका नहीं मिलता। कुछ को मिलता होगा, तो लैक ऑफ गाइडेंस, ये सबसे बड़ा, सबसे पहला चैलेंज। और इस वजह से जो मैं बात कर रहा था एक माइंडसेट की, कि हमारा जो माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। बीइंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कई साल लगेंगे एक चीज को सीखने के लिए, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। अब वो कैसे चेंज किया जाए? सबसे पहली बात, आप इस प्रोफेशन में जब आए हैं, जब आपने इसे चूज किया है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। आप अपने अंदर वो जील पैदा करें। जैसे कि जो मैथोलॉजिकल, इंडियन मैथोलॉजी में जो एकलव्य का जो कैरेक्टर है, उसको जो उस्ताद के साथ काम करना था, मौका नहीं मिला, जो भी रीजन थे, लेकिन उसके अंदर वो पैशन था, वो जील था। वो पैशन हमको अंदर, अपने अंदर लाना पड़ेगा, और उसके साथ, उस पैशन के साथ साथ हमारे अंदर चाहिए एम्पैथी। कोई चीज को किसी को अगर हम ऐसे बेगुनाह को या किसी जरूरतमंद को अगर हम कानूनी सलाह देंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे अंदर वो एम्पैथी से जो आएगा, वो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा,
वो पॉजिटिव एनर्जी से जो आप हार्ड वर्क करेंगे। और दोस्तों इस प्रोफेशन में हार्ड वर्क के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है, यकीन मानिए। मैं एक मिसाल देता हूं, एक मैथ्स का एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब हम इसको अगर हमारी लॉ प्रैक्टिस में अगर प्रोफेशन में लेंगे, आप सोचिए आपका डिस्टेंस तो कई साल बड़ा है। अब आपको अगर अपना टाइम निकालना है कि मुझे ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस के मुराद ये है कि कोई चीज सीखना चाहते हो आप, जैसा वो मिसाल दिए थे एडवोकेट शिरोडकर ने कि पहले 10 साल यू हैव टू वर्क लाइक अ डोंकी। ये उनके वक्त की कंटेम्पररी सिचुएशंस थी। उस वक्त अगर एक साइटेशन, एक जजमेंट ढूंढना होता तो लाइब्रेरी में जूनियर जाते हैं। आज अगर हमको एक जजमेंट ढूंढना है, आपके फिंगर्स पे आपको 10 जजमेंट मिलेंगे 5 मिनट में। तो हमें ये जो स्टेरियोटाइप है, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के पहले हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो टाइम अगर निकालना है, अगर आपको कम से कम टाइम में सीखना है, तो याद रखिए आपका डिस्टेंस भले कुछ भी हो, आपका जो स्पीड होगा ना, लर्निंग स्पीड, ग्रैस्पिंग स्पीड, जो और प्रोफेशन में लोग 8 घंटा काम करते हैं, देयर इज नो टाइम इन एडवोकेसी। घर से निकलने का टाइम है, पहुंचने का नहीं है। तो वो आपकी अपनी स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड का मतलब ये नहीं है कि रैशली चलना है, देन आप अपना टाइम कम कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला आप अपने लॉ प्रैक्टिस में जहन में रखें। अब यहाँ पर ये बात आती है कि किसी का ग्रैस्पिंग पावर ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का आईक्यू ज्यादा है, किसी का आईक्यू कम है। लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोफेशन में आईक्यू से ज्यादा हार्डवर्क काम करता है। मैंने देखा है, अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल से, कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ अगर कोई लॉयर आ रहा है और कोई मराठी मीडियम का है एंड ही इज मोर हार्ड वर्किंग, तो ही विल ओवरकम हिम। तो इसलिए हमारे अंदर वो जील, वो हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि ऑनेस्टी एक हमारे लिए एक अल्फाज है, लेकिन यकीन मानिए मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है। जब आप किसी कोर्ट में अगर रेगुलरली अपीयर हो रहे हैं और आप ऑनेस्टी के साथ अपने ब्रीफ को आर्ग्यू कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो जो ऊपर बैठे जज हैं वो सबको ऑब्जर्व करते हैं, कौन ऑनेस्टली काम कर रहा है, कौन डिसऑनेस्टली काम कर रहा है, और वही आपका माइलस्टोन बनेगा। और वो ऑनेस्टी सबसे पहले खुद से करना है, ताकि आपके पास अगर कोई ब्रीफ हमारे पास आता है तो हम उसके साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। और इसके अलावा एक परसिवियरेंस, कि कोई चीज को हासिल करना है। मान लीजिए आपने ये ठान लिया कि मुझको ये फला चीज लॉ का ये पार्ट मुझे सीखना है, जैसे कि ट्रायल में है, ट्रायल का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए ये मुझे सीखना है। तो उसके लिए परसिवियरेंस और जो पेशेंस चाहिए। परसिवियरेंस होता है कि हमको कोई चीज हासिल करने के लिए जो एफर्ट लगाना है, कंटिन्यूअस एफर्ट, अंटिल वो जब तक चीज हमें मिल नहीं जाती। You have to sit in the court। अगर आपके पास टाइम है, आप ग्रुप में इधर उधर ना बैठते हुए आप कोर्ट में जाएं, ऑब्जर्वेशन करें, औरों के ट्रायल देखें। इसके अलावा जो हार्डवर्क का जो पार्ट है, रीडिंग, और यही वक्त है जो आज आप रीडिंग कर सकते हैं। वरना एक वक्त निकल जाएगा जब पैसा तो हर कोई कमा लेगा, केसेस भी शायद आ जाएंगे, लेकिन वो जो क्वालिटी प्रैक्टिस चाहिए, जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी उस खुदी को, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी खुदी को पैदा करना है और विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए आपको इन सारे चीजों पर, इन सारी क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेंगी। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जो चैलेंजेस में दूसरी जो चीजें आती हैं, जैसे कि दूसरा चैलेंज होता है फर्स्ट जनरेशन के पास, खास करके फाइनेंस। और अनफॉर्चुनेटली मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, इनफैक्ट मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो इनकम है खास करके फर्स्ट जनरेशन लॉयर को एट हिज अर्ली स्टेजेस, उसको किस तरह से टैकल करें, उस पर भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब रही बात, जब हम वक्त देते हैं और हमारी जो फाइनेंसेस हैं, तो या तो आप अपने जो शौक हैं, अपने जो ब्रांड्स के जो चॉइसेस हैं उसको कम कर दें, ताकि आप मोर फोकस्ड रहें अपने गोल पर। जो प्रैक्टिस में आपको जो टाइम अगर कम लेना है टू अचीव मोर, तो यू हैव टू वर्क मोर। एक शायर ने कहा कि साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन वो माइंडसेट अपने अंदर लाना है। साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। और फॉर्चुनेटली हमारी प्रैक्टिस में हमारा काम मोनोटोनस नहीं है। वी फेस चैलेंजेस, वी फेस डिफरेंट मैटर्स एवरी डे। अगला चैलेंज है कि हम ये फेस करते हैं कि एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी। बीइंग अ जूनियर लॉयर, आपको चेंबर में कभी एक साल 2 साल आप सिर्फ एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं और एग्जेम्पशन ले रहे हैं, लेकिन जब भी लाइफ में आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, मराठी में उसे बोलते हैं संधीचं सोनं करावं। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट ब्रीफ, ताकि वो एक ब्रीफ के जगह आपको आगे ब्रीफ मल्टीप्लाई हो जाए। तो उस अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब करने की बात है, मैं एक वाकया बताता हूँ। ड्यूरिंग माय जूनियरशिप डेज एक छोटा सा केस आया चोरी का, जिसमें एक लेडी सीनियर सिटीजन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया
शक के बिना पे अरेस्ट किया, कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद मैं एक स्टेरियोटाइप प्रैक्टिस भी बता रहा हूँ, और एक होता है कि जब हमको मौका मिल रहा है तो हमने उसको पूरी तरह से ग्रैब करना चाहिए। जब रिमांड के पेपर्स आए तो रिमांड के साथ जो पुलिस को जो कंप्लायंसेस करने होते हैं सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के, जिसमें एक सेक्शन 41A CRPC आप लोग सब जानते होंगे, उसमें पुलिस ऑफिसर ने 41A का नोटिस तो दिया और सेम डे अरेस्ट किया, और वो नोटिस रिमांड पेपर के साथ लगाया। अब मैं बताने का मुद्दा ये है, जब हमारे पास रिमांड आता है वी गो थ्रू दैट रिमांड। फर्स्ट डे है, अगर स्टेरियोटाइप प्रैक्टिस है बोलेंगे सर शॉर्ट पीसी दे दो, जेसी दे दो। अब आपको उसका हर एक चीज, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप उसका पेपर का हर एक वर्ड पढ़ोगे, समझोगे। तब उसमें एक डेट मिली, जब आप माइन्यूटली हर चीज को गौर करोगे, उसमें एक डेट मिली, जो डेट में था जिस दिन अरेस्ट किया उसी दिन रिसीव किया है, और हाजिर होने के लिए अगला दिन का डेट दिया है। जब ये बात जज को हमने पॉइंट आउट कराई तो जज ने उसी दिन उन्हें रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अब एक छोटा सा केस था, छोटी सी फीस थी, लेकिन जब आपको ये आर्ग्यू करने का मौका मिलता है और इसके सपोर्ट में आप साइटेशंस लाते हैं कोर्ट में, तब आप जो चाहते हैं कि आपका जो टाइम कम हो जाए, ये आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, आपको ये माइन्यूटली बारीक चीजें पे गौर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, साथ ही साथ और एक मुद्दा जरूरी ये है कि जब हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट करना है ये जितना जरूरी है, क्या आर्ग्यू नहीं करना ये भी उतना ही जरूरी है। असल में जब फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को जो गाइडेंस एक फुल फ्लेज एक चेंबर में मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिला और हमने इन बातों पर जो हमको इम्प्रूव करनी है, हमारे खुद का माइंडसेट चेंज करना है, अगर वो नहीं किए तो हम ताउम्र हमारी एक स्टेरियोटाइप काम करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं और चैलेंजेस के साथ साथ इनको फेस करने के लिए जो सबसे आखिरी मैं बात बताऊंगा, जो आपका सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है, पेशेंस। आप अगर आप देखोगे कोर्ट में जाकर, जब आपने ज्वाइन किया था कोर्ट, आपके साथ कई और लोगों ने ज्वाइन किया होगा। अगर उस टाइम 100 लॉयर्स नए कोर्ट में आने लगे होंगे, वक्त जैसे बीतता जाएगा वो लॉयर्स कम दिखेंगे, और आप 5 साल 10 साल के बाद देखोगे उसमें से 25 ही लॉयर दिख रहे हैं कोर्ट में, बाकी पता नहीं किधर गए। उसका रीजन है पेशेंस, और दूसरा रीजन भी हो सकता है मजबूरियां, वो हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है पेशेंस। तो आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और जब ये पेशेंस रखकर आप इन सारी पॉलिटिक्स पे वर्कआउट करोगे, देन ब्रदर स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों, मैं मेरी बात को कंक्लूड करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसका जो सेकेंड पार्ट रहे, इसको हम इंटरेक्शन में रखेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरी बात मैं कंक्लूड करता हूं। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, इफ यू कांट फ्लाई यू रन, इफ यू कांट रन यू वॉक, एंड इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल। व्हाटएवर यू डू जस्ट कीप गोइंग। थैंक यू।